Question number 8 is using slopes prove that point x y z are collinear. Collinear points वो points होते हैं जो सेम लाइन पे लाई करें. फॉर एग्जांपल x y z ये collinear points ऐसे होंगे जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे और हमें ये स्लोप के फॉर्मूला के थ्रू प्रूफ करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं है. ये पॉइंट्स कोलिनियर तब होंगे जब मैं एक्स वाई की स्लोप, वाई जी की स्लोप और एक्स जी की स्लोप निकालूं और वो तीनों स्लोप इक्वल्स टू ईच अदर हों कि तो वो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं. अगर बीच में से एक भी स्लोप जो है वो इसके इक्वल नहीं होगी तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे. तो पहले हम एक्स वाई की स्लोप निकाल लेते हैं. अगेन पहले हम लेबल कर देते हैं. ये आपके पास x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और y2 की वैल्यू आ गई. स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है. स्लोप के फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे. मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चीज़ अब मुश्किल है. बिल्कुल सिंपल प्लस माइनस आप इजीली कैलकुलेटर से क्या या आप मेंटल मैथ्स के तौर पे भी कर सकते हो. 10/4 इसका आंसर आ गया. 10/4 को रिड्यूस किया क्योंकि 10 और 4 दोनों 2 के टेबल पे आता है. 2 5 टाइम इज 10 एंड 2 टाइम इज 4. तो आपके पास m1 क्या होगी 5/2. इसी तरह हम नेक्स्ट 2 पॉइंट्स का स्लोप निकाल लेते हैं y और g. इसी तरह पहले हम लेबल कर लेते हैं. x1 y1 ये वैल्यूज़ होगी, x2 y2 ये वैल्यूज़ होगी. m2 का स्लोप का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, स्लोप के अंदर वैल्यूज पुट की और जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 5/2 इसका भी आंसर आ गया. इसी तरह हम थर्ड फ्लो फाइंड करेंगे एक्स जी की. और अगेन दो ऑर्डर पेयर्स हैं, दोनों ऑर्डर पेयर्स को पहले लेबल कर लेते हैं. x1 y1 हो गया, दूसरा x2 y2 हो गया. स्लोप के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व की तो आपके पास इसका भी आंसर 5/2 आ गया. क्योंकि तीनों स्लोप का आंसर जो है वो इक्वल आया, इट मीन्स कि जो गिवन पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर है. क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड वैल्यू ऑफ y इफ द पॉइंट्स p q r आर कोलिनियर. अब उन्होंने हमें कंडीशन दे दी कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं कोलिनियर हैं और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है. अब हमें पता है तीन पॉइंट्स कोलिनियर तब होते हैं जब p q की स्लोप जो है वो q r के इक्वल होगी और पी आर के भी इक्वल होगी. मतलब तीनों स्लोप जब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी तो फिर कोलिनियर पॉइंट्स तब होते हैं ना. तो हमें कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन पे पता चला जो पी क्यू की स्लोप होगी वही क्यू आर की स्लोप होगी और वही क्यू पी की भी स्लोप होगी. इसी कंडीशन को यूज़ करते हुए हम कोई से भी 2 पॉइंट्स की स्लोप निकाल लेते हैं. वो आपकी मर्ज़ी है. मैंने यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर की स्लोप निकाली है. आपकी मर्ज़ी है आप पी क्यू और आर पी की स्लोप निकालें. दैट इज़ टोटली अप टू यू. ठीक है. So condition लिख दी एज अ गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर स्लोप पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप क्यू आर इज इक्वल टू स्लोप पी आर. तो पहले मैं पी क्यू की स्लोप निकाल लेती हूँ और वैल्यू लेबल कर लेती हूँ. ये x1 y1 हो जाएगा, ये आपके पास x2 y2 हो जाएगा. स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है. स्लोप के फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे और उसके बाद जहाँ तक सॉल्व हो सका उसको सॉल्व किया और आपके पास m1 जो लेफ़्ट हो गया वो 2 - y हो गया. इससे आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते. इसी तरह हम क्यू आर की भी स्लोप निकालते हैं और पहले लेबल कर देते हैं. ये x1 y1 हो गया, ये आपके पास x2 y2 हो गया. स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है. वैल्यूज़ हमने स्लोप के फॉर्मूला में पुट की. जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करेंगे. +1 और -2 को सॉल्व किया तो आंसर आपके पास -1 आ गया. 6 - 5 आंसर 1 आ गया. डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें वो एक ही बात होती है. तो m2 की वैल्यू 2y - 1 होगी. ठीक है. आपके पास m1 भी आ गया, आपके पास m2 भी आ गया. क्योंकि गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है तो इसका मतलब है कि m1 जो है वो m2 के इक्वल होगा. तो हम वही कंडीशन अप्लाई करते हुए हम m1 इज इक्वल टू m2 कर देंगे. m1 की जगह m1 की वैल्यू, m2 की जगह m2 की वैल्यू. वेरिएबल को एक साइड पे इकट्ठा कर देते हैं, कांस्टेंट को एक साइड पे. यहाँ पे +2y अदर साइड पे जाकर -2y हो जाएगा. यहाँ पे +2 अदर साइड पे जाकर -2 हो जाएगा. -y -2 विल मेक योर आंसर -3y. -1 - 2 विल मेक योर आंसर -3. अब y के साथ -3 एक्स्ट्रा यहाँ पे मल्टीप्लाई और अदर साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा. माइनस माइनस से कट गया. 3 1 टाइम इज 3, 3 1 टाइम इज 3 और y की वैल्यू आपके पास 1 आ गई. क्वेश्चन नंबर 10 इज प्रूव बाय यूजिंग स्लोप्स दैट पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. हमने बताना है कि जो ए बी और सी हैं ये जो तीनों वर्टिसेस हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं. ठीक है. राइट एंगल ट्राइंगल अब कौन सा ट्राइंगल होता है? राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल राइट हो और राइट का मतलब परपेंडिकुलर हो. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एंगल भी आपका 90 डिग्री बना रहा है. इसका मतलब है कि बी सी जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है. तो हम इधर परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर कोई भी 2 स्लोप्स मल्टीप्लाई कर आंसर 1 आ जाएगा तो इट मीन्स कि वो दोनों जो लाइन्स है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है और वो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है. तो हम बारी बारी तीनों स्लोप्स फाइंड करते हैं.
पहले हम ए बी की स्लोप फाइंड करते हैं, तो पहले हम लेबल कर लेते हैं वैल्यूज़ को, ये x1 y1 और ये x2 y2 हो गया। स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है, हम वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे पुट की, ठीक है। तो ये -1 था, ठीक है। -5 सेंटर में आपके पास माइनस है और फिर -1, तो माइनस इंटू माइनस +1 हो गया। -5 + 1 आपका आंसर -4 बनाएगा। -5 -3 आपका आंसर -8 बनाएगा। माइनस माइनस से कट गया, 4 × 1 = 4, 4 × 2 8, तो m1 की वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। इसी तरह हम bc की भी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। अगेन पहले हम लेबल कर लेते हैं, x1 y1 हो गया, ये आपके पास x2 y2 हो गया। हमने फार्मूला में वैल्यूज पुट की, यहाँ पे मैंने फार्मूला नहीं लिखा, फार्मूला वही है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, जो हम पिछले जितने भी सारे क्वेश्चंस में कर रहे थे। फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला में मैंने वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया, तो मेरे पास आंसर 4/3 आ गया, ठीक है। इसी तरह मैं थर्ड स्लोप फाइंड करती हूँ ए और सी की, ठीक है। अगेन पहले लेबल कर लेते हैं, x1 y1 हो गया, आपके पास x2 y2 हो गया। स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास वही है, y2 - y1 x2 - x1। फार्मूला में वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, तो आपके पास आंसर 4/2 आ गया। तो 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4, तो आपके पास सिर्फ m3 की वैल्यू -2 बच गई। अब आपके पास m1 की भी आ गई, m2 की भी आ गई, m3 की भी आ गई। देखते साथ हमें पता चल रहा है m1 और अगर m2 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर माइनस जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन अप्लाई करेंगे, एस m1 इंटू m3 इज़ -1, तो m1 की जगह m1 की वैल्यू 1/2, m3 की जगह उसकी वैल्यू -2 पुट किया, 2 2 से कट गया, ठीक है। और आपके पास -1 इंटू 1 विल मेक योर आंसर -1, तो -1 इज इक्वल टू -1 हो गया। इट मीन्स के m1 और m3 मतलब ए बी लाइन और ए सी लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। देखिए अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इट मीन्स कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है। सो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना मस्ट होता है, देयरफॉर द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। Question number 11 is using slope proof that A, B, C, D are vertices of parallelogram. अब पैरेललोग्राम कौन सी शेप होती है? पैरेललोग्राम वो शेप होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। सब साइड्स का अगर हम स्लोप्स फाइंड करें तो ए बी की स्लोप m1 नेम दे दी, बी सी की स्लोप m2 दे दी, डी सी की स्लोप m3 दे दी, डी ए की स्लोप m4 दे दी, ठीक है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो इट मीन्स ये पैरेललोग्राम है। अब हमने पैरेलल लाइन की एक कंडीशन ये यूज़ की थी कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उन दोनों की स्लोप्स क्या होती है, इक्वल टू ईच अदर। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि m1 जो है वो m3 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी सी डी के पैरेलल है। और अगर हम ये प्रूव कर दें कि बी सी ए डी के इक्वल है, तो इसका मतलब m2 m4 के इक्वल है, तो ये दोनों लाइंस बी सी और ए डी भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अगर आंसर इक्वल नहीं आते तो फिर ये पैरेललोग्राम नहीं होंगे, अगर आंसर इक्वल आ गए तो फिर ये पैरेललोग्राम होंगे। तो पहले हम ए बी की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो हमने ए बी दोनों ऑर्डर पेयर्स क्वेश्चन में गिवन थे, लिख दिए। अब वैल्यूज लेबल कर देंगे, x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया। स्लोप का फॉर्मूला सेम वही है, क्योंकि हमने ए बी की स्लोप को m1 का नेम दिया था। आप कोई भी नेम दे सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वही स्लोप के फॉर्मूला में हमने वैल्यूज पुट की और आपके पास आंसर जो है रिड्यूस होकर 1/4 आ गया, ठीक है। इसी तरह हम सी डी का स्लोप फाइंड करेंगे। अगेन वैल्यूज लेबल कर लेते हैं, x1 y1 x2 y2। सब फॉर्मूला आपका वही है, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। आप शुरू से वीडियो देखोगे तो फिर आपको वो इतना फॉर्मूला डिटेल में मैंने समझाया हुआ है कि इधर आपको उसको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्किप करके देखोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि इधर मैंने क्या किया है, ठीक है। तो मैंने स्लोप के फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट कर दी और वैल्यू पुट करने के बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे। 3 - 5 विल मेक योर आंसर -2, 2 - 10 विल मेक योर आंसर -8, माइनस माइनस से कट गया, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो m1 जो है m3 के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। अब हमने अदर टू साइड्स को भी प्रूव करना है कि वो भी पैरेलल हैं कि नहीं है। अगर वो भी पैरेलल हैं तो फिर ये पैरेललोग्राम है। अब हम नेक्स्ट टू स्लोप फाइंड कर लेते हैं। पहले बी सी की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो इसको x1 y1 लेबल कर दिया, इसको x2 y2 लेबल कर लिया। स्लोप के फॉर्मूला में पुट करेंगे। स्लोप का क्या फॉर्मूला है, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, तो m2 की वैल्यू 1/2 आ गई। इसी तरह हम ए डी की स्लोप कर लेते हैं, फाइंड लेबल करते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है।
M4 फाइंड करते हैं तो स्लोप का वही फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। स्लोप के फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करने के पास रिड्यूस की, तो इसका भी आंसर 1/2 आ गया। इसका मतलब M2 की भी स्लोप 1/2 है और M4 की भी स्लोप 1/2 है। तो BC जो है वो AD के पैरेलल है। तो लास्ट में लिख देंगे हम स्टेटमेंट एस M1 इज इक्वल टू M3 एंड M2 इज इक्वल टू M4। देयरफॉर इसका क्या मतलब है कि जो लाइन AB है वो पैरेलल है, DC के पैरेलल लाइन का सिंबल है, एंड BC जो है वो पैरेलल है AC का। इट मीन्स कि जो ABCD हैं वो वर्टिसेस हैं किसके, पैरेललोग्राम के। क्वेश्चन नंबर 12 इज PQR 4 ऑर्डर पेयर्स गिवन है और कहा गया दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड PXY। ठीक है, तो हमें जो है वो 4 ऑर्डर पेयर्स गिवन है PQRS, जिसमें P की वैल्यू XY हमें गिवन नहीं दी हुई और कहा गया कि ये जो 4 वर्टिसेस हैं ये किसके वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम के, और हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर PQRS जो है वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है कि पैरेललोग्राम है, तो हम सपोज कर लेते हैं M1 PQ की स्लोप M1 होगी, RSQ की स्लोप M2 होगी, SR की स्लोप M3 होगी और SP की स्लोप M4 होगी। अगर तो ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब M1 M3 के इक्वल होगा और M4 M2 के इक्वल होगा। तो हम पहले सारी स्लोप फाइंड कर लेते हैं और फिर स्लोप्स को इक्वल टू ईच अदर कर कर हम अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम PQ की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो PQ की स्लोप फाइंड करने के लिए P की वैल्यू भी लिख दी, Q की वैल्यू भी लिख दी। इसको लेबल कर लेते हैं, x1 y1 की वैल्यू होगी, x2 y2 की वैल्यू होगी। स्लोप के फार्मूला में पुट कर दिया। स्लोप का क्या फार्मूला है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट की, तो इसके बाद हम इसको क्योंकि आगे नहीं सॉल्व कर सकते थे तो यहाँ पे हम रुक गए। फिर हम QR की स्लोप फाइंड कर लेते हैं, जो इसको हमने M2 का नेम दिया। अगेन इसको लेबल कर लेते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला स्लोप में पुट करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सॉल्व किया तो M2 की वैल्यू आ गई 2/3। फिर इसी तरह हम नेक्स्ट स्लोप फाइंड करते हैं RS की। अगेन इसको लेबल करते हैं, आपके पास आ गया x1 y1 x2 y2। स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। उस फॉर्मूला में हमने वैल्यूज पुट की, पुट करने के बाद सॉल्व की, तो 3 और 9 सेम टेबल पे आते थे। 3 टाइम्स 1 इज़ 3, 3 टाइम्स 3 इज़ 9, तो आपके पास आंसर आ गया -1/3। इसी तरह हम लास्ट स्लोप फाइंड कर देते हैं SP की। तो पहले हम लेबल कर लेते हैं x1 y1 x2 y2 और हमने स्लोप के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दी। तो क्योंकि आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे स्टॉप कर दें। अब अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम जो हमने स्लोप्स को लेबल किया था, तो M1 किसके इक्वल था, M3 के, और M4 किसके इक्वल था, M2 के। ठीक है, तो हमने वही कंडीशन अप्लाई की कि एज द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, देयरफॉर M1 किसके इक्वल है, M3 के, एंड M2 किसके इक्वल है, M4 के। M1 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे, M1 की जगह M1 की वैल्यू लिख दी, M3 की जगह M3 की वैल्यू लिख दी। इसी तरह M2 की जगह M2 की वैल्यू लिख दी, M4 की जगह M4 की वैल्यू लिख दी। दोनों इक्वेशंस को हम टर्न बाय टर्न सिंप्लीफाई करते हैं जहाँ तक हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे ये पूरी टर्म डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 3 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 टाइम्स 2 इज 6, 3 इंटू माइनस y इज -3, -1 इंटू -2 इज +2, माइनस इंटू माइनस इज +x। ठीक है, अब हम वेरिएबल को एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और कांस्टेंट को एक साइड पे। ये -3y उधर जाकर +3y हो जाएगा और ये +2 अदर साइड पे जाकर -2 हो जाएगा। 6 - 2 विल मेक योर आंसर 4, और 4 इज इक्वल टू x + 3y लिखें या x + 3y इज इक्वल टू 4 लिखें, वो एक ही बात है। इसको आगे क्योंकि आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे x - 10 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 इंटू x इज 2x, 2 इंटू -10 इज -20, 3 इंटू y इज 3y, 3 इंटू -1 इज -3। अब हम वेरिएबल को एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ये +3y उधर जाकर -3y हो गया और -20 उधर जाकर +20 हो गया। ये तो आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ कॉपी डाउन कर दोगे। 20 - 3 विल मेक योर आंसर
विल मेक योर आंसर +17। अब क्योंकि इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई और जो दोनों इक्वेशन है वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। अब हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड करके, कोई भी एक मेथड यूज़ करके हम जो है किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके हम जो है वैल्यू फाइंड कर लेंगे दोनों वेरिएबल्स की। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए ज़रूरी होता है किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होना। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो दोनों इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है वो सेम है 3, तो इसलिए हमने दोनों इक्वेशंस को डायरेक्ट साथ लिख दिया। और एलिमिनेशन मेथड का सेकंड कंडीशन होता है कि दोनों इक्वेशन के साइंस ऑपोजिट होने चाहिए, तो जिसका कोफिशिएंट सेम है इनके साइंस ऑलरेडी ऑपोजिट है तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 2 + 1 3x हो गया, -3 + 3 विल मेक योर आंसर 0, तो हम इसको कट कर देंगे। और 17 + 4 विल मेक योर आंसर 21। एक्स के साथ यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई और अदर साइड पे जाकर डिवाइड होगा, और जब 21 से आपने 3 डिवाइड किया तो आंसर क्या हो गया 7। अब ये जो आपके पास एक्स की वैल्यू 7 आई है, आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, वो आपकी मर्जी है। सो मैंने यहाँ पे एक्स जो है 7 पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 लिख दी, जहाँ तक एक्स था उसकी जगह उसकी वैल्यू डाल दी। यहाँ पे +7 अदर साइड पे जाकर -7 हो गया। 4 - 7 विल मेक योर आंसर -3। वाई के साथ 3 मल्टीप्लाई और अदर साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो वाई की वैल्यू -1 होगी। तो p की जो वैल्यू थी वो एक्स वाई थी, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू 7 डाल दी, वाई की जगह वाई की वैल्यू -1 डाल दिया, तो जो आपका p ऑर्डर पेयर था वो क्या था 7 और -1। Question number 13 is 3 vertices of a rhombus are A, B and C. Find the 4 vertex। ठीक है, तो हम 4th वर्टेक्स को खुद से नेम देते थे AD का, और हमें पता है कि पहली वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी वाली वैल्यू y की होती है, तो हम D ऑर्डर पेयर को x y खुद से सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब रोम्बस की भी एक ये प्रॉपर्टी है कि जो इसके ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल टू ईच अदर होती हैं। हमने सपोज कर लिया ABCD एक रोम्बस, और हमने कहा कि ए बी की स्लोप m1 हो जाएगी, बी सी की स्लोप m2 हो जाएगी, सी डी की स्लोप m3 हो जाएगी और ए डी की स्लोप m4 हो जाएगी। क्योंकि रोम्बस है तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस m1 की स्लोप किसके इक्वल होनी चाहिए m3 के, और m2 किसके इक्वल होना चाहिए m4 के। तो हम 4 साइड्स की बारी बारी स्लोप फाइंड कर लेते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया था, ठीक है। तो पहले हम ए बी की स्लोप फाइंड कर लेते हैं, लेबल कर लेते हैं। आपके पास x1 y1 और x2 y2 हो गया। अगेन स्लोप का वही फॉर्मूला y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 में हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास m1 की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। इन द सेम वे हम नेक्स्ट दो की भी जो है वो फाइंड कर लेते हैं, स्लोप फाइंड कर लेते हैं बी सी की भी। तो पहले हम लेबल कर लेते हैं x1 y1 और ये आपके पास आ जाएगा x2 y2, ठीक है। तो हम स्लोप फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वही x2 y2 - y1 x2 - x1। 3 - 4 विल मेक योर आंसर -1, -2 -3 विल मेक योर आंसर +5। तो ये आपके पास m2 की स्लोप आ गई। इसी तरह बाकी 2 साइड्स की भी हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं बारी बारी। अब लास्ट लाइन की हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं DA की। तो पहले हम लेबल कर लेते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। और वही स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 x2 - x1। इसको आगे क्योंकि सॉल्व नहीं कर सकते तो हम एज इट इज स्टॉप हो जाएंगे। अब हमने चारों साइड्स की जो है वो स्लोप फाइंड कर ली। क्योंकि रोम्बस है तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑपोजिट साइड की जो स्लोप्स हैं वो इक्वल टू ईच अदर होनी चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। एज द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस, देयरफॉर m1 किसके इक्वल हो जाएगा m3 के, एंड m2 किसके इक्वल हो जाएगा m4 के। m1 की जगह m1 की वैल्यू पुट कर दी, m3 की जगह m3 की वैल्यू पुट कर दी, इसी तरह m2 की जगह m2 की वैल्यू पुट कर दी, m4 की जगह m4 की वैल्यू पुट कर दी। 2 इक्वेशंस आ गई। दोनों इक्वेशंस को पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे x + 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 5 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 × x इज 5x, 5 × 2 इज 10 और y - 3 इसी तरह कॉपी डाउन हो गया। वेरिएबल को एक साइड पे हम इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ पे +3 अदर साइड पे जाकर +5 अदर साइड पे जाकर -5 हो जाएगा, यहाँ पे +10 अदर साइड पे जाकर -10 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया 5x - 3 इज इक्वल टू -13, ठीक है। इसी तरह हम इन इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। यहाँ पे 2 - x डिवाइड हो रहा है, अदर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा है, अदर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 1 × 2 2 ही हो गया, 1 × x x ही हो गया, और इज इक्वल टू इसी तरह आ गया 5 × -1 -5 हो गया, 5 × -y -5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे -x अदर साइड पे जाकर +x हो गया, यहाँ पे -5 अदर साइड पे जाकर +5 हो गया। 5 + 2 क्या हो गया आपके पास 7, या 7 इज इक्वल टू x
-5y लिखें या x -5y इज इक्वल टू 7 लिखें, आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, हम क्रैमर रूल करें, हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें, यहाँ पे आपकी चॉइस होती है। बट द ईजीएस्ट वन इज़ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड की 2 कंडीशन है कि किसी भी एक वेरिएबल की कांस्टेंट कोएफिशिएंट सेम होना, लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों में से किसी एक भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम नहीं। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 5 है। अब अगर मैं 5 और 1 को कंपेयर करूँ तो मैं 1 को 5 बना सकती हूँ। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी ताकि किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो 5 into x is 5x, 5 times 5 is 25 and 5 times 7 is 35। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हम इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करेंगे बाय राइटिंग बोथ ऑफ द इक्वेशंस टुगेदर। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा लिख दिया। अब इन दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट तो सेम हो गए बट साइन भी सेम है, लेकिन साइन ऑपोजिट होने चाहिए। तो साइन ऑपोजिट करने के लिए हम नेक्स्ट इक्वेशन के सारे साइंस को चेंज कर देंगे। 5 का साइन प्लस था, माइनस में चेंज कर दिए, ये माइनस प्लस में चेंज हो गया। जब कोई भी साइन नहीं होता इट मीन साइन प्लस है, तो ये भी माइनस में चेंज हो गया। 5x - 5x विल मेक योर आंसर 0, कट गया। -1 + 25 हम न्यू साइन यूज़ करते हैं, विल मेक योर आंसर 24। और -13 - 35 विल मेक योर आंसर -48। y के साथ 24 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई और अदर साइड पे डिवाइड हो जाएगा। जब आप 48 को 24 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर -2 आ गया। अब ये जो y की वैल्यू है आई है ना -2, हम इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, 2 में पुट करो। सो आई एम पुटिंग y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लिखी, जहाँ पे y उसकी जगह उसकी वैल्यू -2 पुट कर दी। -5 इंटू -2 विल मेक योर आंसर +10। यहाँ पे +10 है, अदर साइड पे जाकर -10 हो जाएगा। और जब आप 7 - 10 करोगे तो आपके पास आंसर -3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपके दो ऑर्डर पेयर जो आपके ऑर्डर पेयर की वैल्यू आई, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -2 आई। तो हमने वर्टेक्स d जो फाइंड करना था x y था, तो x की जगह -3 और y की जगह -2 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 14 के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, बारी बारी हम 3 पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट पार्ट में पहले तो उन्होंने 3 हमें ऑर्डर पेयर्स दिए हुए और कहा गया कि ये जो तीनों ऑर्डर पेयर्स हैं ये वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल हैं। तो हम खुद से सपोज कर लेते हैं, पहले वाले को A, दूसरे वाले को B और तीसरे वाले को C। और फर्स्ट पार्ट में कहा उन्होंने कि स्लोप ऑफ साइड्स फाइंड करनी, इट मीन्स AB की स्लोप फाइंड करनी है, BC की स्लोप फाइंड करनी है और AC की स्लोप फाइंड करनी है। तो बारी बारी स्लोप फाइंड कर लेते हैं तीनों साइड की। लेबल कर लेते हैं, x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। स्लोप का फॉर्मूला सेम वही है, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो वैल्यूज़ पुट की, 5 - 0 5 आ गया, 0 - 5 -5 आ गया। 5 को डिवाइड किया -5 से, तो आपके पास स्लोप -1 आ गई। इट मीन्स ए बी साइड की जो स्लोप है वो -1 है। अब हम बी सी की फाइंड कर लेते हैं। अगेन हम लेबल कर लेते हैं, x1 y1 x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला वही है, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने इसको सॉल्व किया तो 8 - 5 आपके पास आंसर 3 आ गया, 8 - 0 आपके पास आंसर 8 आ गया। ये और सॉल्व नहीं हो सकता, तो बी सी साइड की जो स्लोप है वो 3/8 आ गई। इसी तरह हम लास्ट जो है स्लोप फाइंड कर लेते हैं साइड की, ए सी की। लेबल करते हैं x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। और उसके बाद स्लोप का फॉर्मूला आपके पास वही है, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। और 8 - 0 8 हो गया, 8 - 5 3 हो गया। तो तीनों साइड्स की स्लोप हमारे पास निकल आई। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 14 का। जो सेकेंड पार्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि आपको इस ट्राइंगल के स्लोप फाइंड के लिए मीडियंस की स्लोप फाइंड करनी है। अब मीडियन क्या होता है पहले आप ये समझ लो। जैसे ट्राइंगल ABC उन्होंने गिवन है, तो अगर हम वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो वो मीडियन होता है। जैसे AB का मिड पॉइंट D था, तो C को हमने D से ज्वाइन किया तो एक मीडियन CD हो गया।
फिर इसी तरह ए सी का मिड पॉइंट एफ था तो बी को हमने एफ से ज्वाइन कर लिया तो एक मीडियन बी एफ हो गया। इसी तरह सी बी का जो है वो मिड पॉइंट ई था, ई को हमने ए से ज्वाइन कर लिया तो थर्ड मीडियन ए ई हो गया। इसका मतलब मुझे बी एफ की स्लोप फाइंड करनी है, सी डी की स्लोप फाइंड करनी है और ए ई की स्लोप फाइंड करनी है। ए बी सी की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन डी ई एफ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो हमने खुद से फाइंड करनी है। और डी ई एफ क्या है, डी आपका ए बी का मिड पॉइंट है, ई आपका बी सी का मिड पॉइंट है, एफ आपका ए सी का मिड पॉइंट है। तो पहले हम तीनों के मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं कि डी ई एफ क्या है। तो पहले ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। लेवलिंग आपकी वही है, ये x1 हो जाएगा y1, ये x2 हो जाएगा y2। वैल्यूज़ हमने पुट करके सॉल्व किया तो हमारे पास 2.5 2.5 आ गया। इसका मतलब है डी की वैल्यू जो है वो क्या है 2.5 और 2.5। इसी तरह हम नेक्स्ट मिड पॉइंट फाइंड कर लेते बी सी का। अगेन पहले लेबल कर लेते हैं x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 और बी सी का मिड पॉइंट को हमने नेम दिया था ई का। सॉल्व किया तो हमारे पास ई की वैल्यू आ गई एक 4 और एक 6.5। इसी तरह थर्ड मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं ए सी का मिड पॉइंट, और अगेन ये x1 y1 x2 y2 हो गया। और मिड पॉइंट का वही फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास जो थर्ड मिड पॉइंट f है वो 6.5 और 4 आ गया। अब आपके पास तीनों मिड पॉइंट्स आ गए, मतलब आपके पास ए बी सी की वैल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में थी, अब आपके पास डी ई एफ की वैल्यू भी आ गई। तो मीडियन आपका क्या है, एक सी डी है, एक ए ई है, एक बी एफ है। सारी वैल्यूज़ गिवन है, बारी बारी स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम ए ई मीडियन का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। ए की वैल्यू लिखी, ई की वैल्यू लिखी, वेबिंग कर लेते हैं x1 y1 x2 y2। स्लोप के फार्मूला में पुट किया, स्लोप का क्या फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करके सॉल्व की तो आपके पास 2.5 डिवाइड बाय माइनस 2.5 आ गया। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो ए ई मीडियन की स्लोप है वो -1 आ गई। इसी तरह नेक्स्ट मीडियन की स्लोप फाइंड कर लेते बी एफ की। तो अगेन आपके पास बी की वैल्यू गिवन थी, एफ की वैल्यू हमने फाइंड की। अगेन हम स्लोप का फॉर्मूला वही है, लेबलिंग कर लेते हैं x1 y1 x2 y2। स्लोप के फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, सॉल्व किया तो आपके पास बी एफ मीडियन की स्लोप -0.15 आ गई। अब लास्ट मीडियन आपका सी डी है, सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, डी की वैल्यू हमने खुद से फाइंड की थी। अगेन स्लोप का आपका वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट की, हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास जो है वैल्यू इसकी क्या आ गई 1 आ गई। तो हमने तीनों मीडियंस की स्लोप फाइंड कर ली। 14th पार्ट का जो थर्ड पार्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि आपको स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड्स फाइंड करने हैं। अब एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, अगर हम वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड से ज्वाइन करें 90 डिग्री एंगल पे तो वो आपका एल्टीट्यूड होता है। लाइक सी को मैंने ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री का जहाँ पे एंगल बना रहा था वहाँ पे ज्वाइन कर लिया तो डी आ गया। एल्टीट्यूड और मिड पॉइंट में ये फ़र्क है, मीडियन में फ़र्क है कि हम वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे अगर ज्वाइन करें तो मीडियन होता है, अगर हम वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड पे ज्वाइन करें 90 डिग्री एंगल पे तो वो एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, तो एक एल्टीट्यूड हमने सी डी ड्रॉ कर लिया, एक एल्टीट्यूड हमने ए ई ड्रॉ कर लिया, एक एल्टीट्यूड हमने बी ई एफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ए बी सी के तो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। अब हमें ए ई एल्टीट्यूड की अगर स्लोप फाइंड करनी है तो मुझे ए की वैल्यू भी चाहिए और ई की वैल्यू भी चाहिए। ए की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है लेकिन ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब ई जो है वो मिड पॉइंट होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो 90 डिग्री के एंगल ज़रूरी नहीं वो मिडल में ही बना रहा हो, वो कहीं भी बना रहा हो, तो ई हम किसी तरीके से फाइंड नहीं कर सकते। तो हम इधर परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन बनाएंगे। अगर सी डी ए बी को ज्वाइन करें 90 डिग्री एंगल पे, इट मीन्स ए बी और सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं ए बी की स्लोप और सी डी की स्लोप को मल्टीप्लाई करूं तो वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, -1, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस है। तो हम वही जो है वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि अगर स्लोप ऑफ बेस और स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई करें तो वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो पहले हम ए बी ले लेते हैं साइड। तो ए बी की जो है वो हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप फाइंड करने का वही तरीका है और हम इस क्वेश्चन में पहले स्लोप फाइंड कर भी चुके हैं। ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 किया तो 5 डिवाइड बाई माइनस फाइंड
किया तो आंसर आपका -1 आ गया, तो ए बी की स्लोप -1 होगी, ठीक है। तो अगर मैं ए बी को सी डी से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो किसकी इक्वल होना चाहिए, -1 के। तो हम वही कह रहे हैं, ए बी को सी डी से मल्टीप्लाई किया तो किसकी इक्वल हो गया, -1 के। ए बी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की -1, ए बी की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट कर दी। यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कट गया, 1 डिवाइडेड बाय 1 1 होता है, तो स्लोप ऑफ सी डी आपके पास 1 आ गई, ठीक है। इसी तरह हम बाकी दो भी एल्टीट्यूड्स की स्लोप इसी तरह फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट मैं जो फाइंड करती हूँ एल्टीट्यूड की स्लोप, वो बी सी के थ्रू करती हूँ। बी सी के परपेंडिकुलर लाइन क्या है, ए ई, तो बी सी आपकी बेस होगी, इसकी स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं, और ए ई की हम परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाकर अप्लाई कर लेंगे। तो पहले हम स्लोप ऑफ बी सी फाइंड कर लेते हैं, और वही फार्मूला है, ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, फार्मूला अप्लाई किया, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो आपके पास जो बी सी की वैल्यू आई वो क्या आ गई, 3/8। अब ये स्लोप ऑफ जो बी सी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके परपेंडिकुलर लाइन ए ई से, तो किसके इक्वल आता है, -1 के। परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन है, बी सी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 3/8, उसकी जगह हमने 3/8 वैल्यू पुट कर दी। अब ये 3/8 हम अदर साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अदर साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। 8 इंटू -1 इज़ -8/3, तो जो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ए ई आपके पास क्या आ गया, -8/3। इसी तरह हमने ए बी कर लिया यूज़, बी सी यूज़ कर लिया, जो लास्ट बचा वो ए सी बचा। ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, बी एफ है, तो ए सी की स्लोप फाइंड करेंगे, उसकी हेल्प से हम बी एफ की स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो हम अगेन ए सी पॉइंट लेते हैं और उसको हम लेबल कर देते हैं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करना है, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। सॉल्व किया तो 8/3 आ गया, तो स्लोप ऑफ ए सी इंटू स्लोप ऑफ एफ बी किसके इक्वल होगा, -1 के। ये परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन है, तो ए सी की स्लोप हमने फाइंड कर दी 8/3 हमने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे एक्स्ट्रा शिफ्टिंग करेंगे, 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 इंटू -1 -3 हो गया, और 8 इंटू 1 8 हो गया, तो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड एफ बी आ गया आपका -3/8।